हेलो सभी साथियों को स्वागत है मेरे चैनल मिशन एग्जाम में, जहां पर हम एनसीईआरटी बेस्ड सभी पाठ्यक्रमों को मिशन लेखपाल के तहत उसको तैयार करते हैं। और उसी क्रम में हिस्ट्री से जो है अभी तक हिस्ट्री की हमने जो है 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके पहले वाली क्लास में, जैसे कि हमने देखा था। और आज हम 16वें प्रश्न से शुरू करके और पूरा सॉल्व करेंगे। 32 तक है, लगभग 15 प्रश्न इस क्लास में भी बनेंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करते हुए हम लोग इसको शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है, 65 से 70 दिनों का अंतराल है। इसके बाद हम सभी अपने जो है ड्रीम जॉब की ओर होंगे और उस दिन एग्ज़ाम ही होगा। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्न संख्या 16 पे, क्योंकि लेट नहीं करना है। इसके बाद हमें और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं और उसको जल्द से जल्द समाप्त करना है हमें। निम्नलिखित में से हड़प्पाई मुहरों की प्राचीनतम पूर्ववर्ती मुहरें कहाँ से मिली हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त मुहरें जो है हड़प्पाई मुहरों की प्राचीनतम पूर्ववर्ती मुहरें हैं। मेहरगढ़ ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों अवस्थाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मेहरगढ़ से। आइए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहले देखना क्या है कि सही क्या है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कथन है और कारण है। ठीक, तो हड़प्पा वासियों के गृह निर्माण की मुख्य विशेषता सड़क की ओर वाला भवन समूह एक सादा भावशून्य द्वार प्रस्तुत करता है। ये बिल्कुल सही, आप सभी को पता है। हड़प्पा सभ्यता में गृह विन्यास प्रणाली कितनी ज़्यादा विकसित थी। जो है गृह निर्माण जो है मुख्यतः घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे और एकदम क्रम से होते थे। नालियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। बहुत ही विकसित जो है सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, हम सभी को पता है। कारण देखेंगे, घरों के प्रवेश द्वार तंग गलियों से थे जो मुख्य सड़कों से समकोण पर मिलते थे। इसी वजह से जो है, क्योंकि तंग गलियों में थे अर्थात एकदम सीधे, जैसे आजकल की शहरों में पद्धति अपनाई जाती है बनवाने की, तो सेम वैसे ही हड़प्पा सभ्यता की थी, या फिर ये कहें कि इससे भी ज़्यादा विकसित थी। और इसी क्योंकि तंग गलियों में थी घरों के प्रवेश द्वार, इसीलिए उसके मुख्य दरवाजे जो है सड़क की ओर खुलते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन से स्थल से हड़प्पाई स्थल से क्या क्या मिले हैं, किस कौन कौन से दो जो है शवाधान मिले हैं। यहाँ पे हड़प्पा से मिले हैं पेटी में शवाधान, अर्थात जो है पेटी में शव मिले थे। लोथल से मिले हैं दोहरा, ये कल भी आया था प्रश्न। कपल जो है युग्म शवाधान के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। कालीबंगा से ईंट निर्मित प्रकोष्ठ या ताबूत मिले हैं। सुरकोटड़ा से पात्र में शवाधान। ठीक है, और इस प्रकार प्रश्न संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19 में किस हड़प्पाई स्थल में पत्थर की किलाबंदी है जिसके कोनों पर और लंबी दीवारों के केंद्र वर्गाकार है? तो कालीबंगा हो जाएगा आंसर। कालीबंगा में पत्थर की किलाबंदी है और उनके कोनों पर लंबी दीवारों के केंद्र के वर्गाकार बुर्ज हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 20 पे देखते हैं। निम्नांकित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? तो घरों के अंदर गोल या चौकोर अग्निकुंड कहाँ कहाँ पाए गए हैं, आइए देखते हैं आंसर में। तो घरों के अंदर गोल व चौकोर अग्निकुंड, अर्थात अग्निकुंड मतलब जहाँ पर हवन होता था, तो गोल भी होते थे और चौकोर भी होते थे। तो ये दोनों पाए गए हैं लोथल में और कालीबंगा में, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 3 और 4 में।
आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारा जो है इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़े होंगे, बट एनसीईआरटी की भाषा देखिए आप इसमें। एनसीईआरटी कैसे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है कि गोल और चौकोर अग्निकुंड, अग्निकुंड के प्रमाण पूछे जा सकते थे ना, गोल और चौकोर। तो इसलिए एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप सभी लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है, क्योंकि बहुत और सारे जो हैं पुराने प्राचीनतम है, लेकिन सबसे नवीनतम धौलावीरा है, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1967-68 में, आप सभी देखिए, हमारी आज़ादी के बाद इसकी खोज हुई है। और खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी थे। 1990 में यहाँ उत्खनन का कार्य अभी भी चल रहा है, अभी भी यहाँ पे उत्खनन चालू है। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, अन्नागार के अवशेष निम्न हड़प्पा स्थलों में कहाँ मिले हैं? तो हम सभी जानते हैं कि अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी था, हड़प्पा सभ्यता में भी था और लोथल में भी था। तो यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन संख्या 20 ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 पे देखते हैं, सैंधव व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? मेलुहा बंदरगाह से होता था। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान में गर्त निवास का प्रमाण नहीं मिलता है? तो जलीलपुर में गर्त निवास का प्रमाण नहीं मिलता है। बुर्ज होम में आप सभी को पता है, गर्त होम अर्थात मिट्टी के अंदर जो है, मिट्टी से बने या मिट्टी के अंदर बने घर होते थे जो, उनको गर्त निवास बोलते थे। तो यहाँ पर भी सरायखोला में भी हमने कई बार पढ़ा है। गुफकराल, तो उसके लिए गुफकराल और बुर्जहोम तो सभी को मालूम होंगे, लेकिन सरायखोला में भी थे, लेकिन जलीलपुर जो है नया है, इसमें नहीं मिला है। हम लोग इस प्रकार भी आंसर को खोज सकते हैं। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है, तो सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में अन्न भंडार प्रणाली की समानता है, दोनों में सेम वैसे ही थे। सिंधु तथा सुमेरियन सभ्यता में अन्नागार की समानता है। मिस्र तथा सुमेर की सभ्यताओं में हड़प्पा की तरह अन्नागार मिले हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं। जबकि अन्य विकल्प आवास, बैल, चित्रांकन, जल निकास व्यवस्था में सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों एवं पत्थरों के बने थे, जबकि सुमेरियन आवास कच्ची ईंटों के। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता जो है या फिर सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से कहीं ज्यादा विकसित थी। तो प्रश्न संख्या 26 में क्या है? वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी से सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, वो है धर्म। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि काष्ठ कला तो लगभग विलुप्तता की आकार पर आ गई है, लेकिन अब मतलब काष्ठ में उतनी कलाकारी नहीं होती, अभी भी थोड़ा बहुत है। नगर जीवन अब उससे भी ज़्यादा विकसित हो गया है, लेकिन अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित है वो है धर्म। प्रसिद्ध इतिहासकार मार्शल के अनुसार कालांतर में हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक अंधविश्वास सैंधव सभ्यता में पाए जाते थे, और इस प्रकार हिंदू धर्म के अनेक प्रमुख तत्वों का आदि रूप हमें हिंदू सभ्यता में ही मिल जाता है। हिंदू धर्म में पशुपति की उपासना, लिंग पूजा, मातृ पूजा, वृक्ष पूजा सैंधव सभ्यता के प्रेरणा स्रोत हैं। इसे लोग जो दूसरे लोग जो होते हैं, जिन्हें जो है हमारे देखिए दूसरों के विकसित व्यवस्था से जिन्हें प्रॉब्लम होती है, आप एक सच्चाई आज जानिए कि वे लोग, वो उन इतिहासकारों ने ही भारतीयों में ये सब डाला कि ये अंधविश्वास है, ये इस जाति के, उस धर्म के हैं, ये इस संप्रदाय के हैं, जिन्हें हमारी विकसित चीज़ों से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको ये नहीं बर्दाश्त हो पाया कि वो जहाँ पर अपना व्यापार करने गए हैं वो उनसे ज़्यादा विकसित है। धीरे धीरे पहले तो आते थे वो सिर्फ व्यापार करने ही आए थे, लेकिन बाद में यहाँ की जो है संपन्नता देख करके उनका मन यहाँ यही, अगर हम इतने ही खराब थे, हमारी सभ्यता इतनी ही बेकार थी, तो उनको यहाँ पे ही रहने की, यहाँ पे ही शासन करने की क्या आवश्यकता थी? वो सिर्फ अपना व्यापार करते और चले जाते। इसका मतलब था यही कि हमारा देश, हमारी सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित थी, सबसे ज़्यादा संपन्न थी। बस कमी तो थी सिर्फ ये एक चीज़ों की, क्योंकि हमारे पास समान विधान नहीं था, हमारे पास चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में बटी थी, और इसी वजह से हम लोग बढ़ते चले गए। बाकी और कुछ भी कमी नहीं थी, और यही चीज़ इन लोगों को
बर्दाश्त नहीं हुई और इसी वजह से ये प्रायः जो है हमारे ही देश में रह करके हमारे ही हर चीज़ का प्रयोग करके और हमें ही अंधविश्वासी साबित करके कहीं ना कहीं से भारतीयों में ही बहुत सारी कमियां इन्होंने निकाल दी और जिन्हें हम आज भी मान रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, फिर दूसरों की बातों को मानना चाहिए। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आएंगे प्रश्न संख्या 27 पर, क्योंकि भाई एग्जामिनेशन हॉल में ये सब नहीं पूछा जाएगा ना। एग्जामिनेशन हॉल में तो यही पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था, तो हमें तो बताना ही पड़ेगा कि वो मार्शल महोदय थे जिन्होंने हमारे ही धर्म को खराब बोला था। तो आइए, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का। ठीक। सिंधु निवासियों ने व्यापार में भी पर्याप्त रुचि ली तथा यहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार विकसित अवस्था में था। आपको एक बात बता दें कि सिंधु सभ्यता जो है न सिर्फ भारत में ही विकसित था, मतलब उसके व्यापार भारत से इतर देशों में भी रहे हैं। अर्थात आप सोचिए कि सिंधु हड़प्पाई काल में भी हमारी सभ्यता कितनी ज्यादा विकसित थी कि हम दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे। सिंधु निवासी मैसूर से सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान तथा मद्रास से तांबा, अजमेर से सीसा, कश्मीर एवं काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर आदि मंगवाते थे। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से भी वे अपने उद्योगों के लिए बहुमूल्य कच्चा माल प्राप्त करते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के धातुओं और बहुमूल्य पत्थरों का आयात सबसे अधिक मात्रा में किया जाता था। प्रश्न संख्या 28 पे आ गए हैं हम लोग। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से हड़प्पा के तीनों स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जौ तो मुख्य फसल थी। आपको चावल के भी प्रमाण मिले हैं और गेहूं के भी प्रमाण मिले हैं, परंतु दालों के प्रमाण नहीं मिले हैं। दालें ही हैं जो नहीं की जाती थी, जिनकी खेती। हड़प्पा संस्कृति में 9 प्रकार की फसलें पहचानी गई हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलें की जाती थी, जिनमें चावल, जौ, गेहूं के 3 प्रकार, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और ब्रासिका जूसी हैं। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। प्रश्न संख्या 30 पे आ गए हैं हम लोग। धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल जो है धान की खेती के प्रमाण लोथल एवं रंगपुर में मिले हैं। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। और जो है लोथल महत्वपूर्ण क्या था? व्यापारी केंद्र भी था। धान की खेती के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से भी, और धान के प्रयोग मतलब धान की खेती लोथल से भी मिला है और रंगपुर गुजरात में भी मिला है। हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मुहरें निर्मित है। प्रश्न संख्या 31 में है। तो हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मुहरें क्या होती थी? सेलखड़ी से निर्मित होती थी। ये किस तरीके की होती थी अगर पूछा जाए तो ये चौकोर होती थी, लेकिन कुछ कुछ मुहरें गोल भी पाई गई हैं। प्रश्न संख्या 32 और आज का लास्ट है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा सभ्य संस्कृति के क्षेत्र रूप में पहचान की जाती थी? तो हाथी दांत का और काली लकड़ी का आयात होता था, और आयात होता था सोना का। हीरे का कोई प्रमाण नहीं है। मेलुहा से हाथी दांत, इमली, लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, मनके, आभूषण, मोती आदि का निर्यात होता था। और इस प्रकार आज की जो कल इसके पहले वाली क्लास की जो बची हुई हिस्ट्री थी, आज हमने उसको समाप्त कर दिया है। और इसके आगे अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि ये वाला बुक जल्दी से ख़त्म करके हम दूसरा एकदम प्रैक्टिस सेट लाएं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। आज के ज़माने में, आज के टाइम में आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा जो है कंपटीशन रहता है, कि लेखपाल की परीक्षा में भी हमें यूपीपीसीएस या फिर यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी मिल जाते हैं। और यही वजह है कि हमें अपनी तैयारी को एकदम जोर देकर के चलना होगा। कुछ भी चीज़ छोटा नहीं होता, कुछ भी बड़ा नहीं होता है। और एनसीईआरटी को तो एकदम
पूरा कंप्लीट करना ही है, क्योंकि आप जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, हम सभी को पता है। और एनसीईआरटी को हमें पूरा कंप्लीट करना है और उसके लिए जल्दी से जल्दी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा और आप सभी साथ दीजिए। और मिशन एग्ज़ाम के इस मिशन लेखपाल को पहले क्रैक करेंगे, इसके बाद चालू करेंगे मिशन यूपीपी और मिशन आरओ। लेकिन सबसे पहले जो एकदम सर पे आ गया है एग्ज़ाम, मिशन लेखपाल, इसको हमें क्रैक करना है किसी भी हाल में, क्योंकि लेखपाल बनने का बाद जो भौकाल होता है वो अलग ही होता है, हम सभी को पता है। चाहे आप जितना भी गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, अगर पता चल जाता है कि लड़का या लड़की लेखपाल है, उसका अलग ही स्वैग होता है। तो बिल्कुल उस स्वैग को बनाए रखना है हमें। और इसी के साथ मिशन एग्ज़ाम के साथ अपनी तैयारियों को बल देते हुए और इस बार आगामी जो है लेखपाल की परीक्षा में अपने लिए एक स्थान सुनिश्चित करना है, ठीक है। और इसी के साथ अब ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यहीं पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। नमस्कार, धन्यवाद।